आज चाइना दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। बट क्या आपको पता है कि आज से 40 साल पहले चाइना का पॉवर्टी रेट 90% था। लोगों के पास दो वक्त का खाना और रहने को छत नहीं थी। बट अगले 30 सालों में ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली कि दुनिया हैरान रह गई। 1978 में चाइना ग्लोबल जीडीपी में सिर्फ 2% कंट्रीब्यूट करता था और आज चाइना 18% कंट्रीब्यूट करता है। आज चाइना का पॉवर्टी रेट 1% पे है और चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? ऐसी जादू की कौन सी छड़ी घुमाई गई कि 360 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन आ गया? कॉलोनियल टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो चाइना ने पाकिस्तान और इंडिया जैसा कॉलोनियल टाइम पीरियड फेस नहीं किया। फिर भी चाइना को डिफरेंट वेज में यूज़ किया जाता है। जैसे चाइना आज़ाद हुआ 1949 में और कॉलोनियल टाइम पीरियड 1839 में ब्रिटिशर्स ने चाइना में ड्रग्स को आम कर दिया, जिसकी वजह से चाइनीज़ लोग काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुए। इससे चाइनीज़ यूथ बुरी तरह से तबाह हो जाती है और बहुत सारी ऐसी ट्रीटीज साइन की जाती हैं जिसमें चाइना को अपने पोर्ट्स और बहुत सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स को देना पड़ती हैं और चाइना को बहुत सी ऐसी चीज़ें सहनी पड़ती हैं, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 में भी चाइना के लोगों का इस्तेमाल किया गया। खैर, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देखा जाए तो चाइना 1949 में आज़ाद हुआ और उस टाइम पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की शुरुआत होती है। 1958 में एक कैंपेन स्टार्ट की जाती है जिसका नाम लीप फॉरवर्ड कैंपेन था और जिसका काम ये था कि चाइना में सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस कैंपेन के थे। पहला, लैंडलॉर्ड से ज़मीन को लेकर किसानों को देना और दूसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन में बड़े बड़े प्लांट्स लगाना और लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करना कि आप अपने छोटे लेवल पर भी छोटी छोटी फैक्ट्रीज लगा सकते हो, जैसे कि स्टील के फर्नेसेस आप अपने घर के बैकयार्ड में लगा सकते हो। इससे फ़ायदा तो इतना नहीं हुआ बट नुकसान काफ़ी सारा हो गया, क्योंकि स्टील की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही थी और किसानों के पास ओनरशिप ना होने की वजह से सब चीज़ें गवर्नमेंट को देना पड़ती थी, जिसकी वजह से क्रॉप रेशियो 15% तक डिक्लाइन हुआ। हालात दिन ब दिन ख़राब होते गए। 1959 से 61 तक 2 से 3 मिलियन लोग मारे गए भूख और गुर्बत की वजह से, और ये सब माओ ज़ेडोंग की वजह से हो रहा था, क्योंकि वो एक डिक्टेटर थे और उनके फैसलों पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। बहुत से ऐसे फैसले किए गए जिससे चाइना को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा, जैसे कि एक अपनी आर्मी बनाई गई जो कि माओ ज़ेडोंग को प्रोटेक्ट करती थी। सोशल मीडिया पे और फिजिकली ह्यूमिलेट किया जाता था जो भी माओ ज़ेडोंग के बारे में बोलता था। इसी दौरान यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को शट डाउन कर दिया गया और यूथ को ये कहा गया कि आप जाकर खेतों में काम करो। एक रिपोर्ट में बताया जाता है कि माओ ज़ेडोंग के दौर में 50 मिलियन से ज़ायद लोग मारे जाते हैं। इतनी डिटेल्स में नहीं जाते हैं बट कहा यही जाता है कि डिक्टेटर सिर्फ अपनी मर्जी चलाते हैं विदाउट एनी टेस्टर। 1976 में माओ ज़ेडोंग वफात पा जाते हैं और उस टाइम तक चाइना के हालात काफ़ी बदतर थे। बट ये भी देखा जाता है कि 1949 जब चाइना आज़ाद हुआ उसके बाद से 1976 तक काफ़ी सारे बदलाव भी नज़र आ रहे थे। जैसे कि माओ ज़ेडोंग के दौर में वुमेन इक्वालिटीज़ की बात की जाती है, जिसमें फोर्स मैरिजेस और अरेंज मैरिजेस को इलीगल करार दे दिया जाता है और औरतों को भी डाइवोर्स का हक दे दिया जाता है। माओ ज़ेडोंग की डेथ के बाद डेंग का दौर शुरू होता है, जिसके दौर में हमने असल ट्रांसफॉर्मेशन देखा चाइना में। इनकी आइडियोलॉजी और माओ की आइडियोलॉजी में काफ़ी डिफरेंस था। जैसे इनको ये लगता था कि चाइनीज़ गवर्नमेंट का कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा है उनकी आवाम पर और उनकी इंडस्ट्रीज़ पर, जिसकी वजह से चाइना ग्रो नहीं कर पा रहा। इन्होंने जो कैंपेन लीप फॉरवर्ड चल रही थी उसके अंदर कुछ चेंजेस करना स्टार्ट की। ज़मीन चाहे गवर्नमेंट की हो, उन्होंने किसानों को लीज पर देना स्टार्ट कर दी, जिससे किसानों का भी फ़ायदा हो सके। किसानों को आज़ाद कर दिया गया, उनकी मर्ज़ी, वो जो भी क्रॉप उगाएं और एक सर्टेन लिमिट के बाद गवर्नमेंट का हिस्सा उनको देने के बाद जितना भी प्रॉफिट होगा वो किसान खुद इंजॉय कर सकें। इससे एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर दी गई और दूसरे पॉइंट में भी काफ़ी सारी चेंजेस की गई। उसके अंदर ये कर दिया गया कि जो फैक्ट्रीज स्टील प्रोड्यूस कर रही हैं उनका जो कंट्रोल है फुल उनके मैनेजर्स और लोगों को दे दिया जाए। इससे ये था कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी नहीं आ रहा था और प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी इंक्रीज़ कर दी गई, क्योंकि वो खुद ही टारगेट सेट करते थे और खुद ही उसी रेशियो के ऊपर बेचते थे। डेंग के दौर में हमें डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिली और माओ के दौर में हम लोग सिर्फ सेंट्रलाइज सिस्टम को देख रहे थे जहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। इससे चाइना का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ और चाइना पॉवर्टी से बाहर निकलना शुरू हो गया। नेक्स्ट बड़ा स्टेप एजुकेशनल रेवोल्यूशन का लिया गया, जिसके अंदर ये कंपलसरी कर दिया गया कि 9 साल तक के बच्चे फ्री एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। और आज अगर हम पाकिस्तान को इसके साथ कंपेयर करें तो पाकिस्तान में ये एक्ट 2010 में मंजूर किया गया। उसके बाद इस रेवोल्यूशन में बहुत सा पैसा इन्वॉल्व कर दिया गया और आज चाइना की जीडीपी का 4% हिस्सा एजुकेशन में जाता है। बट सॉरी टू से, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आज भी 2%
हिस्सा सिर्फ एजुकेशन में दिया जाता है। चाइना में ज़्यादातर स्किल्ड बेस एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया और टेक्निकल चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया, जिसमें असल मायनों में लोगों को बाद में जॉब्स मिल सकें और उनके मुल्क का भला हो सके। इसके अलावा बहुत से ऐसे स्टेप्स लिए गए जैसे कि इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए और टैक्स रिडम्पशन दी गई, जिसकी वजह से काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स चाइना में आई। आज चाइना लार्जेस्ट पॉपुलेशन के साथ साथ स्किल सेट में भी सबसे आगे है। बात यहाँ पे चीप लेबर की हो या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की, चाइना सबसे आगे है। आज चाइना की प्रोडक्ट्स सारी दुनिया में भेजी जाती हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।